बट हमने टॉक्सिक पर्सनैलिटी को और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी या जो भी आप कह लीजिए डिफिकल्ट पर्सनैलिटीज के बारे में बात शुरू की थी, और उसका एक सिंपल सा रीजन ये था कि जो हम मेंटल और इमोशनल वेलनेस की बात करते हैं उसमें एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि हिडन है, इनविजिबल है, और उस पर ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो अवेयरनेस आ रही है वो भी अवेयरनेस जिसे कहते हैं शुरू शुरू में जब आती है तो बहुत खुल के आती है, लेकिन जो भी आपका स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो एक तरह का कहते हैं ना आपकी लाइफ फुल आप पूरी तरह से नहीं जी पा रहे हो, उसके अंदर क्या कोई ऐसा इंसान या ऐसी सिचुएशन है जो कि टॉक्सिक है आपकी लाइफ में। टॉक्सिसिटी है यानी कि वो जहरीला समझ लो या आप उसको पॉल्यूटेड समझ लो, ऐसा कोई चीज है जो आपकी लाइफ में उस मेंटल और इमोशनल जो कमी है या जिसे कहते हैं इम्बैलेंस है उसकी जिम्मेदार हो सकता है। सो नॉर्मली कोचिंग में भी जब लोग आते हैं तो उनका बहुत, जब हम बात कर रहे होते हैं कि दे हैव सम काइंड ऑफ अनक्लैरिटी, उनको अपने गोल के लिए क्लैरिटी नहीं है या वो कुछ करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, दे आर सफोकेटेड, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मतलब लाइफ में कुछ मुझे करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहे उस चीज, तो वहां पर कहीं उस चीज का इम्पैक्ट तो नहीं है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि टॉक्सिक है और आपकी लाइफ के अंदर एक 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 तरह की परछाई छोड़ रहा है जिसको आपको पता भी नहीं है, और ना ही उस पर काम हो रहा है ना उस पर बात हो रही है। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए जब हम अपनी लाइफ के बारे में खुद सोच रहे हैं या ऑफ कोर्स जब हम किसी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये पिछली बार हमारी बात हुई थी कि ये ऐसा हो सकता है क्या, एंड यस इट हैपेंस। सो पिछली बार हमने बात की थी टॉक्सिक पर्सनैलिटी एंड टॉक्सिक कल्चर, इट्स गॉन कॉल्ड। सो जो लोग नॉर्मली, अगर मैं भी अपनी लाइफ को देखूं तो somewhere or the other I was also exposed to some toxic personality in my 20 years career, लास्ट के 20 साल में देखे, और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वो टॉक्सिक पर्सनैलिटीज आती हैं। ज्यादातर लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो कि उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो सकता है कि आपके पोटेंशियल को ही दबा दे? क्या वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो सकता है कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन को ही चेंज कर दे? तो क्या वो इम्पैक्ट इतना हो सकता है कि वो आपको इनविजिबल ट्रॉमा में डाल दे? दैट वाज वी वर टॉकिंग अबाउट। जो लोग, जिन लोगों के पास ये चीज का एक्सपीरियंस नहीं है या कह सकते हैं उनको एक्सपोजर नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि सबको होना चाहिए, नहीं है, वो चीज को कम समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम करता है। इसलिए हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि टॉक्सिक पर्सनैलिटीज और टॉक्सिक कल्चर के अंदर जो भी इम्पैक्ट होता है उसका बहुत लॉन्ग टर्म होता है। सम टाइम पीपल एडजस्ट टू इट, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उसमें बहुत लंबे टाइम तक वो अपने आप को रखते हैं, और उसके बाद मतलब उनकी जो एक्चुअल जिंदगी होनी चाहिए वैसी नहीं होती, उससे बहुत दूर चले जाते हैं। सो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? उसी बारे में जब बात कर रहे थे तो मेगा ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम टॉक्सिक पर्सनैलिटीज के ऊपर जो वो भी पढ़ रही हैं आजकल। तो ये एक रिसर्च का टॉपिक है मेरा काफी टाइम से, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पैक्ट है, क्योंकि वो पर्सनैलिटीज कहीं भी हो सकती हैं और किसी भी रूप में हो सकती है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई होता है, ऐसा नहीं होता है कि या तो वो बहुत वो शख्स बहुत, ना तो उसको कोई जेंडर होता है, ना कोई मेल फीमेल, ऐसा नहीं कि मेल फीमेल में कोई फर्क होता है, या ऐसा नहीं है कि अमीर गरीब में कुछ होता है, रिसोर्सफुलनेस या छोटा या बड़ा आदमी होता है, कोई भी इंसान उस कैटेगरी में आ सकता है जहां पर वो दूसरों के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे कुछ विशेषताएं बोल लो, उसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि यस, ये नॉर्मल इंसान जो कि हमारे थॉट प्रोसेस से मेल नहीं खाता है, या नॉर्मल जो हमारे बीच में जो डिसरप्शंस होती हैं बिहेवियर की,
कंपैटिबिलिटी की, कॉन्वर्सेशन की, टेम्परामेंट की, इस तरह की जो नॉर्मल चीजें हैं उससे कहीं अलग है। वो कैसे पता करें? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग मेरे थॉट प्रोसेस से मैच नहीं करते हैं, या जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, जो टफ हैं, जो थोड़ा तेज बोलते हैं, जो जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वो सारे टॉक्सिक होंगे? ऐसा नहीं है। तो क्या है वो चीज जिससे आपको ये अंदाजा मिलता है कि आपकी वो जो रिलेशनशिप है, चाहे वो पर्सनल है, मतलब चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप है, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप है, चाहे वो वर्क रिलेशनशिप है, उसमें ऐसा क्या है जो कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, जिसे हम रेड फ्लैग्स भी बोल सकते हैं, कि आपको ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स दिखाई दें, ऐसी कौन सी चीजें दिखाई दे जिससे आपको ये समझ में आए कि यस, आई एम नॉट डीलिंग विद नॉर्मल पर्सन, आई एम डीलिंग विद समबडी हु इज हैविंग सम टॉक्सिसिटी। तो वो उसके रीजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आपको जितनी जल्दी हो सके उसको समझ जाना बेटर होता है, and that will help you. Hi Kavita, how are you? Are you here? Good evening, sir. Yes, good evening Kavita. हो गया आपका सेकंड सेशन? हो गया कुमार? Yes, हो गया. Okay. Then we just started. Okay, so yes, we were talking about कि इसलिए जो नॉर्मल जो हमारी जो नोकझोंक होती है, या नॉर्मल डिफरेंट टेम्परामेंट्स हैं, या नॉर्मल पर्सन जो हम एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं, वो चीजें बहुत नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। हर कोई ऐसा नहीं कि आपसे एग्री करता हो, हर कोई ऐसा नहीं कि आपके टेम्परामेंट का हो, कोई अग्रेसिव हो सकता है, कोई दूसरे टाइप का हो सकता है। लेकिन ये जो टॉक्सिक जो चीज होती है ना, ये एक अलग अलग तरह का एक माहौल होता है, जिसको आप समझ पाते हो जो आप जब गो थ्रू कर रहे होते हो उससे, या काफी देर बाद में समझ में आता है। लेकिन अगर उसके रेड फ्लैग्स, यानी कि उसके जो सिम्टम्स हैं, वो अगर हमें समझ में आ जाए, तो हम समय रहते इसको डील कर सकते हैं। बिकॉज इसका इम्पैक्ट, अगर हम इसको डील नहीं करते, तो इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा जाता है। मतलब रिसर्च सेज कि ईयर्स तक जाता है, आपका इम्पैक्ट बहुत लंबा जाता है, अगर इस पर्सनैलिटी के साथ हम ठीक तरह डील नहीं कर पाते। सो वो क्या है, वो ऐसे क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हमें समझ में आए, यस, वी आर डीलिंग with somebody who is having a toxic personality, not only a tough or you can say arrogant. Not only this, we are dealing with toxic personality. So जब हम बात करें, एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं, जब हम बात करें तो आप वर्ड्स में देखिएगा, हम बात करते हैं एक टफ इंसान की, एक ऐसे इंसान की जो आपकी नहीं सुनता है, या अपनी ज्यादा बोलता है, या उसको प्रेज पसंद है, या एरोगेंट है, एक ऐसा इंसान। और जब हम बोलते हैं टॉक्सिक पर्सन, दोनों में क्या फर्क दिखता है? आप इन दो चीजों में क्या सिमिलरिटी और फर्क दिखता है आप अगर बोलते हैं तो? मेगा। एक्चुअली ये कहना कि हम एक नॉर्मल, अगर हम टॉक्सिक पर्सनालिटीज को लें, तो ये कहना कि हम एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं, एंड दीज आर द इश्यूज ऑफ नॉर्मल रिलेशनशिप, लाइक पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट दीज पर्सनालिटीज, कि ऐसे भी लोग होते हैं। a certain population, percentage of population consists of such people, so they will say ये तो normal problems हैं day to day, but the person who is undergoing who is having an experience with a toxic person, it is not normal day to day problem. First of all, this has to be realized. That person who is undergoing this phase with that person as a couple, mostly it affects as a couple, so they have to understand. And generally just lay persons outside don't understand this, but only somebody who's specialized and who actually, you know, like reads about all these things and who is into this will understand that it is different from normal relationship, because issues are there in normal relationships also, but this kind of toxicity which we call and name it as narcissism, it is different from that. Getting your point.
Getting your point. So what do you say? So you are, maybe Rashmi, we have not talked about this before, but when we talk about this uh, toxic personality and normal day to day, or you can say normal relationship disagreements and in uncompatibility, दोनों में फर्क क्या दिखता है? सर फर्क तो बहुत ही ज्यादा है. जो टॉक्सिक होते हैं यू कैन मेक आउट कि द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल विद द टॉक्सिक पर्सनालिटी. और जो डे टू डे में जो नॉर्मल इंसान है वो भी एट टाइम्स दे टेंड टू बिहेव डिफरेंटली, लेकिन उनका बिहेवियर आपको समझ में आ जाता है जो नॉर्मल होते हैं. और जो टॉक्सिक वाले होते हैं उसका भी आपको जो है यू कैन मेक आउट कि ये जो है दिस पर्सनैलिटी इज अ टॉक्सिक पर्सनैलिटी और वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं. सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. आई कैन टेल यू देयर इज अ सी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, नॉर्मल एंड टॉक्सिक का. तो यू कैन मेक आउट कि कौन टॉक्सिक है और कौन नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कुछ मतलब डिफरेंटली बिहेव कर रहा है तो आप उसको टेक फॉर ग्रांट कर सकते हो कि ओके फाइन. आपको बिकॉज यू आर अ नॉर्मल पर्सन, आप हमेशा ऐसे बिहेव नहीं करते हो, बट टुडे यू आर बिहेविंग दिस वे, तो आपको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है. बट जो टॉक्सिक है आपको अंदर से पता चल जाता है कि ये टॉक्सिक है, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने का कोई मतलब नहीं है. देन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दैट रिलेशनशिप की कहाँ पे खत्म होना है और कहाँ पे शुरू होना है. Right. So yes, Kavita, you want to say something? No, sir, I agree with Rashmi that toxic personality के जो लोग होते हैं वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है. You suffer because of that personality. And normal relationship में like and toxic personality, it affects the whole family. It affects the whole family. Or normal relationship, everybody is okay. Like कुछ भी छोटा मोटा झगड़ा भी हो गया, everybody is okay with it. They get over it. But with dealing with a toxic personality is very difficult. Yeah. So एक्चुअली हम तीनों मान रहे हैं, हम चारों ये मान रहे हैं जो है कि टॉक्सिक पर्सनालिटी का एक अलग ही ऑरा होता है. आप महसूस कर पाते हैं उसे, जो लोग उसमें से गो थ्रू हुए हैं या उसको समझ पा रहे हैं, महसूस कर पाते हैं. अदरवाइज जो नॉर्मल जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या थॉट प्रोसेस का ये विचारधारा अलग अलग होती है, उसमें वो चीजें भी फील होती हैं. आपको झगड़े होते हैं हमारे बीच में, जो हम तीनों की बात करते हैं, ये इंटीमेट रिलेशनशिप होगी जैसे कपल्स की बात की थी मेघा ने, ऐसा फैमिली के अंदर होता है. रिलेशनशिप की बात करें और वर्क कल्चर, वर्क के अंदर भी होता है. आपका बॉस है या आपका कलीग है या इस तरह के लोग हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं. तो तीन तरह के डिफरेंस हो गए. एक जो आपका इंटीमेट रिलेशनशिप है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, चाहे डेटिंग में है, चाहे मैरिज है, वो एक जो आपका एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर पेरेंट्स हैं, किड्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है वो. और एक जो कलीग्स हो गए, वर्क कल्चर हो गया, जहां भी आप काम करते हैं. तो यहाँ पर कहीं भी इस तरह के लोग हो सकते हैं और हम सब ये मान रहे हैं यहाँ पर कि इसको महसूस किया जा सकता है और आपको पता लग जाता है कि यस ये टॉक्सिक है. और वहीं पर जैसे आपको पता लगता है आपका वहां ट्रस्ट टूटता है. बट हम अभी सोल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि यस इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है और वो इफेक्ट कहाँ कहाँ करता है. जैसे अभी कविता ने बोला कि फैमिली को इफेक्ट करता है. नाउ फैमिली से, सो फैमिली को इफेक्ट एक्सटेंडेड पार्ट हो गया, बिल्कुल सही है, करता है. सबसे ज्यादा इफेक्ट वो करता है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को, आपकी सेल्फ वर्थ को, और आपका जो वजूद है यानी आइडेंटिटी है उसी को डिमिनिश कर देता है, उसी को खत्म कर देता है. मतलब उसको इतना ज्यादा भी हो सकता है कि वो खत्म हो जाए. इसलिए सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है कि ऐसा हो सकता है क्या, और अगर ऐसा हुआ तो क्या उसके आइडेंटिफिकेशन से हमें कोई फायदा मिलेगा, क्या उसका रास्ता है कोई. जैसे भी रश्मि ने बात की कि ड्रॉ करनी चाहिए लाइन, तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कि जो कि उसके अंदर रह रहा है ना, उसको ड्रॉ करने की, बेचारा वो लाइन ड्रॉ करने की ताकत ही नहीं बचती उसके अंदर. इतना ज्यादा वो होता है कि वो कैसे लाइन ड्रॉ करे. तो उसका एक क्या हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की ऐसे लोग. सो यहाँ पर कुछ
मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 या 5 ऐसी चीजें जो हमारे रिकॉर्ड के लिए भी होंगी और हमें समझ में आएंगी। और आप अगर किसी से मिलते हो, दिस इज नॉट अबाउट कि हम ही गो थ्रू हो रहे हैं, यहाँ पर हम जनरल की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी से मिलते हैं और किसी के साथ ये चीज हो रही है, तो आपको भी आइडेंटिफिकेशन हो जानी चाहिए कि यस, दे आर नॉट हैविंग अ जनरल disagreement or general tough relationship, but they are dealing with a narcissist or a toxic personality or a culture। ये हमें समझ में आना चाहिए, जिससे हम उसकी हेल्प कर पाए या हम एक्चुअली में ये महसूस कर पाए। सो मैं कुछ शेयर करूंगा आपके साथ 4 या 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बताते हैं कि वी आर डीलिंग विद अ टॉक्सिक पर्सन, नॉट अ जनरल नॉर्मल पर्सन। सो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक बहुत ही बेसिक सी मैंने इंफॉर्मेशन आपके लिए ली है, तो उसके लिए ओके, लेट मी हैव दिस। जस्ट अ मिनट। It is not coming. Give me a second. रिकॉर्डिंग। तो जब वो दी पर्सन और द थिंग की बात आती है, तब वहां पर उनका उनका सेंस क्या बोलता है? आई एम द पर्सन, आई एम डीलिंग विद द थिंग। और आप थिंग्स के साथ डील कर रहे हो, तो आपको थिंग्स को खुद मैनेज करना है। जैसे आप कहोगे वैसे वो काम करेगा, जैसे रख सकते हो वहां रखेंगे। सो दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द पर्सन। सो ये जो फीलिंग है ना कि आई एम द पर्सन, द सामने जो है वो थिंग है, इसका एग्जांपल अच्छी तरह दिया हुआ है बुक को कॉल सेल्फ डिसेप्शन के अंदर, लीडरशिप एंड सेल्फ डिसेप्शन। कि आप खुद को धोखा देते हो और आप ये फील करते हो कि यू आर द थिंग and you are the person and the other person is thing। तो आप ऐसे डील करते हो सर, and that is not normal। क्योंकि अब सोचिए, दो लोग जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या मैं किसी इंसान के बारे में सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये तो चीज है, यानी उसको मैं कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, कैसे भी यूज कर सकता हूँ। बट मैं पर्सन, जब मेरा व्यू ऐसा बन जाता है, तो आई विल सी एवरीबडी एज थिंग्स एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बाकी सारे तो इमोशनल फूल्स हैं, बाकी सबको तो समझ नहीं आती है। दे आर वेरी इनोसेंट, और यू कैन से दैट दे आर वेरी नाइव। आई एम द स्मार्ट वन, आई एम द वाइस वन। बाकी सब तो बेचारे हैं, बाकी सब उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उनको ठीक करना। तो दे आर इस हद तक चले जाते हैं। सो दैट इज नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है। या कंपैशन और एम्पैथी शो करते हैं टू गेट व्हाट दे वांट, जो चाहिए उसके लिए शो करते हैं। एंड ये सब कुछ ना जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं, लेकिन ये सब वो हैं जो मैं पर्सनली खुद भी देख चुका हूं। तो जो लोग इससे गुजर रहे हैं ना, उनको ये आइडिया मिलेगा कि जो ये बातचीत हो रही है ना, ये एक्चुअली ये वो क्रॉस सेक्शन है जो लोग गुजर चुके हैं इससे। दे शो एम्पैथी एंड दे शो कंपैशन, बट जस्ट फॉर शोइंग। दे डोंट हैव एनीथिंग, है ही नहीं, मतलब दिमाग का स्ट्रक्चर ही नहीं है, ब्रेन का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। क्योंकि इसीलिए ये लोग इंटीमेसी से घबराते हैं, इमोशन से घबराते हैं, ये बातचीत करने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ट्रू सेल्फ है, जो हम बहुत बार ट्रू सेल्फ की बात करते हैं, टेम्परामेंट की, इसकी, जो हमारा ट्रू सेल्फ है वो सेल्फ दबा हुआ है। इनका जो ट्रू सेल्फ है वो है मैनिपुलेटिव, वो है वैसा वाला जो हमने भी बात की, वो है ट्रू सेल्फ। अगर वो इंटीमेट रिलेशनशिप में होते हैं, या वो डिस्कशन करते हैं, या वो बातचीत करते हैं, तो उस ट्रू सेल्फ के सामने आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एंड दैट्स
दे वांट टू प्रोटेक्ट इट, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए दे अवॉइड दिस इंटीमेट कनेक्शंस, जो डिस्कशंस हैं, इमोशंस हैं, एम्पैथीज है, इसको एम्पैथी उसको कंपैशन, इसको अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये उनके अंदर से वो वल्नरेबिलिटी क्रिएट करेगा जो वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मेरी वो ट्रू सेल्फ किसी को पता लगे। दे आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल ऑल्सो। तो अब सोचिए, ओके, प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है, बाय द वे? ओके, दिस डिस्कशन। फॉर एग्जांपल, आप प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल, एक इंसान प्रिडिक्टेबल होता है, जो नॉर्मल इंसान हो। प्रिडिक्टेबल कैसे होता है? अगर मैंने आपको कुछ बुरा भला कहा तो आपको बुरा लगेगा, ये प्रिडिक्टेबिलिटी हो गई, आपको बुरा लगेगा। मैंने अगर आपकी प्रेज की है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ये वो चीज है प्रिडिक्टेबिलिटी। लेकिन मैंने आपके साथ बुरा किया तो आपको बुरा लगना चाहिए, अनप्रिडिक्टेबल। और मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हम यहाँ पर है, आपको पता है कि मैंने सामने वाले से बात करनी है और इसका मूड अगर आज ऐसा है तो ये ऐसा करेगा, या ऐसा है तो ऐसा करेगा। ये प्रेडिक्टेबिलिटी होती है जो एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक से निकल जाती है। ये हाईली अनप्रिडिक्टेबल हैं या हाईली अनप्रिडिक्टेबल ट्रीट करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। यू डोंट नो ये कब क्या करेंगे। आपके सामने वो प्रेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार बहुत प्रेस कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही वो आपकी क्रिटिसिज्म पे उतर जाते हैं। वो कहते हैं ना, आपका सब खत्म कर देते हैं और आपको लगता है कल तक तो यही चीज जो थी इसके बारे में तो अच्छा बोल रहे थे और आज अचानक चेंज हो गए। हाईली unpredictable people. So this is one of the most, this which is not normal. And I think this is the last one. Just one. हाँ, दो स्लाइड और। False sense of envy. उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि लोग मुझसे जेलस होते, मेरे पैसे से, मेरी हेल्थ से, मेरी ब्यूटी से, मेरी नॉलेज से लोग जेलस होते हैं। जबकि ऐसा नहीं भी होगा, फिर भी उनके अंदर ये फीलिंग है फॉल्स सेंस की एनवी की, लोग मुझसे जेलस होते हैं और उसीलिए वो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और वो और ज्यादा जेलस करना चाहते हैं सामने वाले को। तो ये जो एनवी की जो फीलिंग है ना, ये फॉल्स सेंस ऑफ एनवी आती है। ऐसा नहीं है कि उनसे एनवी करता ही हर कोई, लेकिन उनको लगता है कि लोग एनवी करते हैं, इसीलिए वो हमेशा बहुत प्रोटेक्टिव जीएस में रहते हैं, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते, अपनी बातें नहीं बताते, बिकॉज दे वांट टू बी कि लोग यूज ना करें उनको। एंड द लास्ट वन हियर, deliberately show arrogant and haughty behavior. जानबूझ के वो arrogant, exploitative, haughty behavior शो करते हैं आपको। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, मतलब ऐसा भी देखा है मैंने पर्सनली, वो जानबूझकर आपको पिंच करेंगे, जानबूझकर आपसे वो भड़काने वाली बातें बोलेंगे और आपको बता भी देंगे कि आपके अंदर ये फीलिंग चल रही है ना, आप बोल नहीं पा रहे उसके बारे में। दे विल टेल यू इन योर फेस कि आई एम पिंचिंग यू एंड यू शुड बी पिंच, लेकिन तुम पिंच नहीं सोच पाओगे या कर नहीं पाओगे, बिकॉज आई एम सुपीरियर टू यू। सो जानबूझकर वो सामने वाले को पिंच करते, और आपको पिंच होना भी नहीं चाहिए, और अगर आप पिंच हो जाते हो तो वो आप पे ब्लेम डाल देंगे। So they will create an environment जहां पर आप ही विक्टिम बन जाते हो, जो कि आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है और आप ही उसके विक्टिम बन जाते हो। दिस इज नॉट नॉर्मल, ये भी नॉर्मल नहीं है जो नॉर्मल होता है। सो ये जो 6 और 7 पॉइंट, ये जो एक्सप्लॉइटेटिव और मैनिपुलेटिव में आया है, ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किया है, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी हाई लेवल। मतलब वो थोड़ा बहुत नेगेटिव पे जाता है, तो वो ऐसे आता है that when they see somebody who is calm and composed and is doing a good work, or is generous, or has all the virtuous things, so they can't see that, they are jealous. So it could be subconsciously also, so they want that person also to come to their level, because they have the malice, the devil basically. They want that an angel should also convert to a devil. That kind of thing they have.
Yes, if we go in an extreme level, and there are many movies also which have come on this, because I'm sure sir आपने देखी होंगी इस तरह की movies बहुत high level पे जो they want the angels also, they want the devils want कि angels भी devil बन जाएं. yes, yes, yes. So ये खाली मूवीज ही नहीं है, तो खैर एक्सपीरियंस भी है जो मेगा बोल रही है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा वर्क प्लेस में है, आपका यहाँ पर है. सो जो आप कह रहे हो मेगा जो बोल रही है ना, वो ये क्योंकि वो लोग उस लेवल पे आपसे लड़ नहीं पाएंगे, उस लेवल पे वो हमेशा वो लैक है, जो काम एंड कंपोज है ना वो लैक है, यानी उनका वो कमी है. तो आपके साथ लड़ने के लिए आपको उस लेवल पे लाना है जहां पर वो जीत सकते, इसलिए वो आपको नीचे लेके आते, आपको डिस्टर्ब करते, आपको क्या बोलेंगे, आपको ऐसा बना देंगे कि आपको काम एंड कंपोज हो आप, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम मेंटली, मेरे में कुछ कमी है. एंड दे विल create lot of insecurities, lot of this thing in you while you are calm and composed. So आपका जो calm and composure है ना, वो आपकी वीकनेस में बन जाता है, आप रह ही नहीं पाते calm and composed, क्योंकि वो चाहते नहीं आप रहो, और वो आपको लेवल पे लेके आते हैं, जो मेगा बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, आपको उस लेवल पे लेके आते हैं जहां वो आपसे जीत ही सकते हैं, बिकॉज वो तो वहां खड़े ही हैं पहले से करने के लिए आप. और जैसे ही आपने वो फोटे छोड़ा अपना, आप उनके एरिया में आ गए, अब आप जीत नहीं सकते वहां. एंड दैट्स व्हाई वो जो एक सीन बनता है ना, उस सीन में आपका काम एंड कंपोजर का बेचारे का बैंड बन जाता है, वो रह ही नहीं पाता वहां पर, कैसे रहेगा वो. एंड दैट्स द टैक्टिक्स, यू नो दैट दीज आर द टैक्टिक्स, कि जहां भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं है वो सामने वाले में है, तो वो उसी की वीकनेस बना के प्रोजेक्ट कर देते हैं उसके ऊपर, और आपको खुद महसूस लगता है जैसे अगर आप काम बैठे हो तो आपको ये लगेगा आई एम नॉट काम, आई एम डिप्रेस्ड. फर्क है ना कामनेस और डिप्रेशन, दोनों चुप होते हैं, लेकिन एक डिप्रेस इंसान जो चुप है और एक जो काम चुप है, दोनों में फर्क है. तो जब आप काम हो तो आपको ये महसूस होगा कि मैं डिप्रेस हूं, तो आपका तो चीज ही बदल गई ना पूरी पूरी. सो वो एक ऐसा सेंस आपके अंदर डल जाएगा कि आपको ये लगेगा कि व्हाटएवर माय स्ट्रेंथ इज एक्चुअली इज माय वीकनेस, और ये पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता है. सो दीज आर जो 5-6-7 मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये क्रॉस सेक्शन है, ये पर्सनली एक्सपीरियंस चीजें हैं, ये वैसे नहीं पता लगेगा. क्यों हम इस टॉपिक को आज बात कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हो, या आप गो थ्रू किया हो, जैसे रश्मि ने डिस्कस किया, मेगा ने किया, कविता ने भी किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में नहीं रहे हैं, या नहीं रहना भी चाहिए. हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज इट इज रैम्पेंट इन अवर सोसाइटी, हमारे आसपास ये हो रहा है. और ये उन लोगों के लिए जो लोग रियली में अच्छा काम करना चाहते हैं, रियली में शांत रहना चाहते हैं, रियली में कुछ अचीव करना चाहते हैं, टेम्परामेंट्स डिफरेंट है, उनके लिए ये बहुत ही पॉइजनस हो जाता है. एंड जैसा कि अभी कविता ने बोला, फैमिली में अगर ये है तो ये पूरी फैमिली में फैल जाता है. इट इज लाइक अ गैस, पॉइजनस गैस ना, जिसका आप छोटा सा एक छोड़ते हो और पूरी घर, पूरी जगह पर वो गैस फैल जाती है. तो वो जो एक, इवन आप अगर एक्सपीरियंस किया हो, अगर ऐसे लोग जिसे टॉक्सिक बोलते हैं, ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में फर्क क्या पड़ता है, द मोमेंट दे यू आर इन देयर ऑरा, आप विचलित हो जाते. कुछ नहीं बोल रहा है वो बंदा, सिर्फ उसकी प्रेजेंस या एंटीसिपेटेड प्रेजेंस ही आपको डिस्टर्ब करने के लिए काफी है. इतना हाई लेवल पे टॉक्सिक वो पहुंच जाता है. So these are some of the symptoms we had discussed. और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले बोला कि टॉक्सिक पर्सनैलिटीज को जान लेना ही काफी है, ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट बार हम बात करेंगे, अगर आप या आपका कोई लव्ड वन या कोई भी ऐसा है जो इस स्थिति में है, तो आखिर उसमें किया क्या जाए, उसके कुछ टिप्स हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे. ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिससे हम उस सिचुएशन में अपने आप को, मकसद एक ही है, टेक चार्ज बैक, रिक्लेम योर लाइफ, अपनी लाइफ को रिक्लेम करें आप, क्योंकि जब तक आप रिक्लेम नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ में नहीं जाएंगे. तो कोचिंग प्रोसेस में क्या होता है, पर्सनल कोचिंग में क्या होता है, सबसे पहले रिक्लेम होता है, देन यू आर ऑन द ग्राउंड लेवल जहां पर आप समझ सकते हो, और उसके बाद ग्रोथ की बात की जाती है.
So there are three points. First point is you are underground, जहां से आपको सरफेस पे लाना है अपने आप को. अंडरग्राउंड से सरफेस पे आया, सरफेस पे आने के बाद आप समझते हो कि यस नाउ यू आर इन न्यूट्रल पार्ट, अब आप बिल्कुल न्यूट्रल पे आ गए. तब हम ग्रोथ की बात करते हैं, यानी पॉइंट बी तक जाना है. ये है प्रोसेस. सीधा अगर आप नीचे से ऊपर जाना चाहोगे तो नहीं जा पाओगे. यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, उससे बाहर निकलना. और इसी में टाइम लग जाता है इस प्रोसेस पे. लेकिन सिर्फ अगर हमें सिर्फ इसका पता हो तो हम लोग उसके रेड मार्कर्स सामने वाले को देख पाते हैं कि ये बंदा अगर ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब समथिंग इज नॉट राइट. और आप खुद को और जो आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं उनको कम से कम, तो सलाह नहीं, देखो सलाह काम नहीं करती है, कम से कम आइडेंटिफिकेशन जरूर हो जाती है आपकी कि यस यू आर डीलिंग विद समवन who is not normal, who is taking advantage of you, who is actually manipulating you, who is actually a superiority complex है उनके अंदर. तो आप उनसे, जैसा रश्मि ने बोला, लाइन का मतलब क्या होता है, आप उनसे डिस्कस करते समय इस चीज को ध्यान रखोगे, आप उनसे बात करते समय इस चीज को ध्यान रखोगे, आप उनसे जो अपने सीक्रेट शेयर करोगे उस समय उसको ध्यान रखोगे. ये सब चीज जब आपके माइंड, जब आपको समझ में आ जाती है तो आप उनसे इंटरेक्शन के टाइम पर ही अपने आप को एक पॉइंट ले आते हो. डीलिंग विद देम इज इंपॉर्टेंट. आप उनसे जीत नहीं सकते, पहली बात दिमाग में हमें रखना है. यू कैन नॉट फाइट विद देम. अगर आप उनसे फाइट करने जाएंगे, जैसे मेगा ने बोला, वो लेवल पे नीचे लेके आते हैं आपको, तो आप उनसे जीत नहीं पाओगे. बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेल इक्विप्ड to fight in that place. आप कभी नहीं जीत सकते उनसे. So अगर आप चले जाते हो कि नहीं मुझे तो उनसे जीतना है, ऐसा कैसे हो सकता है, आई एम ऑल्सो लाइक दैट, दिस इज अ लूजिंग फाइट जिसे बोलते हैं, लॉस्ट फाइट. So क्या करना चाहिए उस टाइम पर, क्या ऐसी चीज है जिससे आप वहां से उसको एड्रेस करते हुए खुद की सेल्फ एस्टीम, खुद की सेल्फ वर्थ को वापस लाके you can reclaim your life. क्या करना चाहिए उसके बारे में हम भी कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे. What are those things? Those are not the solutions. क्योंकि कहना आसान है, उसको अमल में लाना, उसको यूज करना इतना आसान नहीं है. लेकिन एटलीस्ट अगर आप अवेयरनेस में होगा तो आपको पता होगा यस ऐसा भी होता है. और अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट. पहला ही स्टेप है. जब तक अवेयर नहीं होगा तो आपको पता क्या चलेगा कि ऐसा भी होता है. सो इसलिए ये अवेयरनेस, जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है हमारा महक, उसके अंदर कितने ही साल से इस चीज को सामने लेके आया जा रहा है कि यस अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट है या टॉक्सिक कल्चर का इम्पैक्ट है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको समझिए और उस चीज से अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करना है उसके बारे में सोचिए. नहीं तो आपकी लाइफ हमेशा डिपेंडेंट, हमेशा सेल्फ वर्थ और हमेशा डिग्रेडिंग रहेगी. यू कैन नॉट लिव अ फुलफिल्ड लाइफ इन दिस सिचुएशन. सो वहां पर वी कैन हेल्प. सो आज का जो सेशन था, यस मैडम. यस सर, दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का टॉक्सिक कल्चर अब बढ़ता जा रहा है और इसको एक तरह से फैशन में लेने लिया जा चुका है. क्योंकि जिस तरीके से मार्केटिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से ब्रांडिंग बढ़ रही है, उस तरीके से ये जो टॉक्सिसिटी का ये जो कल्चर है ना, ये फैमिलीज में, ये दिस काइंड ऑफ कल्चर इज बीइंग प्रमोटेड. इंडिया में ही नहीं, मतलब बाहर भी. वो इट्स सेड कि लॉस एंजलिस इज द हब ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग. यहाँ सबसे ज्यादा नार्सिसिस्ट वहां पाए जाते हैं. लेकिन हम देख रहे हैं, अपने आसपास भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है वी आर नॉट इन, वी हैव नेवर गॉन टू लॉस एंजलिस, बट वी आर हियर. बट यहाँ भी हम फील कर रहे हैं उस चीज को. बट द थिंग इज, इससे डरने से कुछ नहीं होगा. अभी हम एक सिचुएशन से बच सकते हैं, एक कल्चर से बच सकते हैं, लेकिन सामने किसी और फॉर्म में, कोई और कल्चर में वो सामने आएगा. एटलीस्ट हमें उसके बारे में अवेयरनेस होगी तो हम आगे इस तरह के रिलेशनशिप्स में नहीं फंसेंगे आने वाले फ्यूचर में. और उससे डील करना बहुत जरूरी है. और
जो नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक बन चुके हैं उनको जो कल्चर बड़ा हो चुका है उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे हैं उसको उनको तो हम उस तरीके से उन तरीकों से बाहर निकाल सकते हैं। और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस क्योंकि पेरेंट्स को इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो शुरू से ही बच्चों को उसमें डालें। और जब बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो वो नार्सिसिस्ट तो नहीं बनेंगे, टॉक्सिक भी नहीं बनेंगे। तो आई थिंक कि बच्चों को किस तरीके से उसमें किस एनवायरनमेंट में डाला जाए, कैसे बचाया जाए। अगर वन पेरेंट भी टॉक्सिक है तो कैसे बचा सकते हैं, बिकॉज मदर ज्यादा टॉक्सिक होती हैं तो मदर्स का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड। सो आई थिंक लाइक दिस वे। बट मेरा एक क्वेश्चन है सर, कैन आई आस्क राइट नाउ? या प्लीज। सर इसमें ना जैसे बताया आपने कि पावरफुल टेम्परामेंट्स जो होते हैं उनमें ऑलरेडी ये क्वालिटीज होती हैं कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा टॉक्सिक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कैलिबर होता है। पावरफुल्स में जो ट्रेड्स हैं वो मतलब बहुत हाई लेवल नार्सिसिज्म की तरफ नहीं, बट टुवर्ड्स टॉक्सिसिटी जा सकती है, क्योंकि Yes. उनके अंदर वो वाली क्वालिटीज हैं। टफ बन सकते हैं वो ओवर द टाइम। Yeah. So suppose somebody who does not show, is just powerful, and that person feels कि मुझे भी अपनी पावर भी दिखाने की जरूरत नहीं है because everybody is simple around. That kind of a thing is there. कि उसको that person feels in a workplace or in a family wherever that to show my actual trait or my powerful trait is of no use because everything is simple around. Yeah. So that sensibility is there in that powerful person that there is no use of it. So is it possible that this kind of toxicity, this like this grown up person shows later on? Okay. So इसको ऐसे समझते हैं because by birth. तो इसको ऐसे समझते हैं मेघा कि किसी नार्सिसिक पर्सनालिटी बात करें। सुनीता ने अभी ज्वाइन किया है। सुनीता, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप यहाँ पर हैं? कैसे हैं सुनीता? Great to have you. So आप बीच में आए, लेकिन हम लोग, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। We are talking about toxic and toxic personalities today. आज हम उसकी बात कर रहे थे जो पिछली बार हमने टच किया था कि how toxic personalities in our life impact कैसे करती हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेगा का जो कहना है कि हमने जो टेम्परामेंट में समझा था वो ये कि टेम्परामेंट में जो पावरफुल टेम्परामेंट होता है, they are outspoken, they are having leadership qualities, they are saying that okay my way or highway kind of things। ये उनके वो वाले वीक पॉइंट्स हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को एरोगेंट या प्राउडी बना देते हैं, या आप कह सकते हैं उनको सोसाइटी में एक अलग वो दे देते हैं। दे आर वेरी टफ एंड डिफिकल्ट टू लिव विद। लेकिन दे आर नॉट टॉक्सिक पीपल अनटिल जो उनकी जो वीकनेसेस हैं वो वीकनेस इतनी ना बढ़ जाए कि वहां पर से एम्पैथी या मैन टू मैन जो कल्चर है यानी जो वो ही खत्म ना हो जाए। जब उनका जो डार्क साइड है वो इतना बढ़ जाता है कि जहां पर वो सेल्फ के ऊपर इतना फोकस हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सेसिव फोकस, तब वो नार्सिसिज्म की तरफ चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास ऑलरेडी वो माइंडसेट है कि दे कैन कमांड, they want other and people if they to get follow. power, they get power. So अगर उनको वो पावर मिले, if they get power, if they don't get power, then they will create a lot of mess to take that power. तो क्या है, बाकी जैसे कहते हैं ना, बच्चा होता है, उसको अगर कोई चीज नहीं मिली तो बाकी चीजें तोड़ देता है। तो अगर मुझे ये चीज नहीं मिल रही तो मैं तुम्हारी चीज भी खराब कर दूंगा। तो वो इस तरह की मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है कि if I'm not getting it, it is not for anybody. तो वो एक मैस क्रिएट कर देते। तो इसलिए जो पावरफुल टेम्परामेंट है उसमें हमें दिखता है ऐसा कि बहुत सारे ट्रेड पहले से होते हैं, लेकिन उन ट्रेड्स को अगर हम डार्क साइड में देखें, अब फॉर एग्जांपल हम अगर हम इसको पॉलिटिकल वे में देखें, जो हम सब जानते हैं, एक जो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रीवियस डोनाल्ड ट्रंप और एक हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं मोदी, दोनों ही पावरफुल टेम्परामेंट, राइट? दोनों ही पावरफुल टेम्परामेंट। इवन पुतिन इज ऑल्सो पावरफुल टेम्परामेंट। लेकिन जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तब आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप में और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है।
तब आप महसूस कर पाओगे कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों बोलते हैं कि वो नार्सिसिज्म की तरफ झुका हुआ है, क्यों बोलते हैं वहां की जो उनकी जो वाइफ है वो खुद बोल रही है, या उनके जो दूसरे हैं कि ही इज एक्चुअली टॉक्सिक पर्सन। ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बोला जा सकता आज की डेट में? फर्क है कि जो ये जो फर्क है ना, यही वो फर्क है पावरफुल टेम्परामेंट और नार्सिसिस्ट के बीच का फर्क। कि एक पावरफुल टेम्परामेंट है आज, वो सबको साथ लेके चल रहा है, अपनी चीजों को मनवाता है, खुद करता है, लेकिन इंटेंशन क्या है? फॉर द हाईएस्ट गुड। इंटेंशन इज फॉर द हाईएस्ट गुड, चाहे रास्ते वो वैसे ले रहा है, लेकिन वहां पर इंटेंशन क्या है? हाईएस्ट गुड नहीं है, वहां इंटेंशन है माई, मी, माई सेल्फ। और ये वो फर्क है जो एक नार्सिसिस्ट को एक पावरफुल टेम्परामेंट से अलग करता है। और ये आप घर में भी फील करोगे कि हमारे घर में बहुत से ऐसे लोग हैं, इवन मेरे अपनी फैमिली में बहुत से, जो बहुत टफ है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है उनके, बहुत लैंग्वेज स्ट्रांग है, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग है। अगर उनको बैठ के सुना जाए, उनको समझा जाए, या उनसे बात की जाए, तो वो फीलिंग सामने आती है, उनकी इंटेंशन सामने आती है, वो सब सामने आती है। लेकिन टॉक्सिक पर्सनैलिटीज में आप ये चीज महसूस नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहां पर आपको समझ में आता है। बट प्रॉब्लम क्या है? जब तक आप उनके साथ ये समझ पाते हो कि दे आर टॉक्सिक, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व फॉर सो मेनी ईयर्स। तब तो जाके पता लगता है, असली स्वरूप तो सामने तभी आता है जब आप उनके साथ रहते हो। नाउ दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये अवेयरनेस के बाद हमें कम से कम रेड सिग्नल्स पहले मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने ग्रुप में एक वो शेयर किया, सुनीता आप ग्रुप में हो क्या? फीलिंग फ्राइडे वाले ग्रुप में हो ना? ओके। हमें अब एक मैंने वो शेयर किया कि व्हाई स्मार्ट और क्लेवर वुमेन डेट नार्सिसिस्ट। नाउ ये बड़ा अजीब चीज है, यानी आप क्लेवर हो, आप स्मार्ट हो, फिर भी आप नार्सिसिस्ट को डेट कैसे कर सकते हो? और ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो इट इज शोन, वो आपकी इंटेलिजेंस या आपके विजडम या आपकी नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है नार्सिसिस्ट के साथ आप जाओगे कि नहीं। ये फर्क पड़ता है वल्नरेबिलिटी से, कि आप कितने वल्नरेबल हो, आप कितने नीडी हो। वही बात आगे सेल्फ वर्थ की जो हम बात कर रहे थे, जो सेल्फ वर्थ कम होता है, आपका सेल्फ एस्टीम डाउन होती है, तो आप नीडी हो जाते हो, आप काम नहीं कर पाते हो, आपको लगता है मैं फाइनेंशियल डिपेंडेंट हूं, मेरी नॉलेज कम है, तो यू आर सो डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन कि आपको कुछ नहीं कर पाते हो। नीडीनेस आपको वल्नरेबल बना देती है, और ये वल्नरेबिलिटी में जो भी आप ढूंढोगे ना, वो आपको दोबारा वैसा ही मिलेगा, चाहे आप जॉब चेंज करो। एक बॉस आपको मिला जो टॉक्सिक है, आपने तंग आके वो चेंज किया, दूसरा बॉस भी वैसा मिला। सेम थिंग आप मैरिज की बात कर लो, अगर आप ये तो हो गया डेटिंग की बात, मैरिज की बात कर लो, यू गेट डिवोर्स बिकॉज दैट पर्सन इज टॉक्सिक आफ्टर 6 or 7 years, 8, 10 years, बट नाउ यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स हु इज आल्सो टॉक्सिक, जो आपको 4 साल बाद जाके समझ में आता है। क्योंकि उसी जब वो वाइड क्रिएट होता है ना रिलेशनशिप के अंदर, उसी टाइम पे अगर आप डिसीजन ले लोगे तो आप दोबारा वही अट्रैक्ट कर लोगे, वही। क्योंकि नॉर्मली नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक personalities are very charming. They are having a charming traits, confident होते हैं, charming होते हैं, और बहुत ही knowledgeable दिखते हैं, smart होते हैं। They carry themselves like this. और अगर आप उनको कुछ बोलोगे तो दुनिया आपको बोलेगी कि ये कैसे हो सकता है, you are wrong, because they are just like this, and that's their framework. यही तो उनका फ्रेमवर्क है कि वो ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं जहां पर विक्टिम कुछ कह ही नहीं सकता, कहेगा दुनिया मानेगी नहीं। नाउ यू आर कंप्लीटली इंट्रैप्ड इन देयर केज। इतना खतरनाक हो सकता है। यही मेंटल और इमोशनल हेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ा टैबू है, जिसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की जा रही थी पिछले 3-4 सालों से। खास तौर पर जो महक के अंदर हम लोग कर रहे हैं कि लोगों को समझ में आया कि यस, देयर मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम some toxic personality also. So वो भी देख पाओ, वो खाली डिप्रेशन में चले गए, डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने डिप्रेशन की दवाई दे दी। इस वाले ट्रीटमेंट को कौन देखेगा? क्योंकि आप उसके साथ रह रहे हो, कि बार बार जा रहे हो।
तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आते मेगा आप समझ रहे हो कि पावरफुल टेम्परामेंट, जो नॉर्मली पावरफुल टेम्परामेंट है, वो और एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए हम हर किसी को नहीं डाल सकते ये टॉक्सिक है। अगर वो हमारे से मैच नहीं करता है या हमारे से, तो हम टॉक्सिक नहीं बोल सकते। टॉक्सिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट वो है, वो जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जानबूझकर आपको डिग्रेड करना चाहता है, वो आपकी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ वर्थ को खत्म करना चाहता है और आपको अपने पे डिपेंडेंट बनाना चाहता है जानबूझकर। ये बहुत बड़ा मार्कर है, जो कि नॉर्मल टेम्परामेंट वो प्रेस चाहता है, नॉर्मल पावरफुल टेम्परामेंट प्रेस चाहता है, लेकिन वो डिपेंडेंट बनाना नहीं चाहता। वो चाहता है मेरे मुताबिक काम करो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मेरे अंडर काम करो या मेरे अधीन रहो आप, ऐसा नहीं चाहता है। तो इट्स अ डिफरेंस जो हमें समझना होता है, और ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो आगे लोगों को बहुत हेल्प कर सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर। जो लोग ऑलरेडी टफ रिलेशनशिप में हैं, वो लोग इसको सोच के अपने आप को दोबारा काम करने का अपने ऊपर ही है, दोबारा से अपने ऊपर ही काम करेंगे। उनके साथ काम करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज दे विल नॉट चेंज, दे विल प्रोटेक्ट देयर ट्रू सेल्फ, जो कि मैनिपुलेटिव है, जो वो है किसी भी हालत में। इसलिए उनको जो सप्लाई चाहिए होती है, उनको जो चीज चाहिए होती है आपसे, वो चाहिए होती है आपका अटेंशन, आपकी प्रेज, आपकी डिपेंडेंसी, आपकी नीडीनेस उनके ऊपर। जितनी ज्यादा होगी उतने वो खुश होते हैं, उतना ज्यादा वो जीतते हैं। Actually they need one goat. यस, दे नीड इट। They need और one goat. इसलिए जब तक उनके पास क्या होता है, आपके लिए तो वो है, उनके लिए आप जैसे बहुत सारे, लेकिन सारे उन पे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज सप्लाइंग। जैसे कहते हैं खाना मिल रहा है, उनका खाना क्या है, उनका खाना यही है कि आप उनके सामने बैक करते रहो, आप उनके सामने डिपेंडेंट रहो, आप उनके सामने वीक रहो, ये उनका खाना है। जिस दिन आपने ये छोड़ा, उस दिन उनको डर लगना शुरू हो जाता है कि ये बंदा मेरी पहुंच से बाहर जा रहा है। दे विल डू लॉट ऑफ टेंट्रम्स, बहुत सारे टेंट्रम करते हैं, राइट। सो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अवेयरनेस में लाना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नॉट ओनली अस हु आर एट दिस जंक्चर, 20, 30, 40 की बात कर रहे, जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दे आर एंटरिंग इनटू दोज रिलेशनशिप्स जो उनको पता भी नहीं है कि दे आर एंटरिंग इनटू टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अच्छे खासे पोटेंशियल खत्म हो रहे हैं, मेंटल इमोशनल हेल्थ पे इंपैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो बिकॉज ऑफ टाइम हो रहा है, सो नेक्स्ट सेशन में या इसके अगले सेशन में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि डीलिंग कैसे की जाए, कैसे डील किया जाए अगर आप इस सिचुएशन में हो, या आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई बच्चा, या आपका कोई रिलेटिव का बच्चा या आपका फ्रेंड इस सिचुएशन में है, तो आखिर वहां डील कैसे करेंगे, क्या हम कर सकते हैं। काम अपने ऊपर ही करना होगा, दूसरों पे कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन यही वो बदलाव है जिसकी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज हम बीटिंग अराउंड द बुश करते रहे। और ये ना हिडन है, जिसे कहते हैं ये हिडन है बहुत घरों में, बहुत रिलेशनशिप्स के अंदर, बहुत वर्क प्लेस के अंदर, ये नीचे नीचे चल रहा है, डिस्कस नहीं होता है। इसलिए इसको सामने लाना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार ये चीज कम से कम लोगों के अगर सामने जाएगी तो वो इस बारे में बात करेंगे, इस बात को समझेंगे। और कुछ नहीं पता किस इंसान के दिल में ये चीज जनरेट हो जाती है कि यस, आई नीड टू टेक चार्ज माई लाइफ, आई नीड टू टेक माई लाइफ बैक, क्योंकि मेरी लाइफ किसी और के हाथ में चली गई। और अगर एक भी इंसान के अंदर ये बदलाव आता है, तो यू आर फाइंडिंग कि कम से कम एक इंसान को तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिला जहां पर वो फंसा हुआ दलदल के। एंड दैट्स व्हाट द एम ऑफ दिस टेकिंग दिस टॉपिक। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को हम नेगेटिविटी के लिए नहीं ले रहे हैं, इस टॉपिक को हम अवेयरनेस के लिए ले रहे हैं। बिकॉज यहां पर डिफरेंस है थेरेपी में और कोचिंग के अंदर। थेरेपी में आप हील करते हैं वुंड्स को, कोचिंग में आप हीलिंग प्लस ग्रोथ की तरफ जाते हैं। फर्स्ट यू हील एंड देन यू ग्रो।
तो ये जो पैटर्न है ना, इसको समझे। यहाँ पर जो भी हम बात करते हैं उसका एक ही मकसद होता है, हील एंड ग्रो, डोंट स्टे देयर, डोंट जस्ट हील देयर। सो इट्स अ वेरी इंटेंस टॉपिक, लेकिन लेना जरूरी था बिकॉज इट इज रैम्पेंट। आई होप सुनीता आप देख सकते हैं ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा इसको, यू वांट टू सी दैट इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन हियर, बिकॉज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे बहुत ही क्या उलझा हुआ टॉपिक है, लेकिन है तो है, लेकिन हमें बात करनी चाहिए इसके बारे में। तो अगली बार हम बात करने वाले हैं कुछ, जैसे आज मैंने 6-7 आपने डिस्कस किया, अगली बार हम बात करेंगे हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, वेदर योर वर्क प्लेस, इंटीमेट रिलेशनशिप या फैमिली के साथ डील कैसे करें उसके साथ, उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, एटलीस्ट सॉल्यूशन की तरफ एक कदम बढ़ेगा, राइट। सो थैंक यू कविता फॉर बीइंग हियर। आपका एक सेशन था, उसके बाद सीधा आपने यहाँ जंप किया। एंड सुनीता थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, थोड़ा लेट हुआ लेकिन आप ज्वाइन करते हो, पिछली बार भी आपने किया था बिकॉज हो सकता है आपका कुछ टाइम चल रहा हो। एंड थैंक्स मेगा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। आपके पास स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, you're also actually I will put you on researcher mind rather than a reader mind. So आप researcher mind की तरफ सोचें कि we are going into research mode rather than only read mode. So next time जब हम मिलेंगे we will discuss about how to deal with this thing, और उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी जो भी कुछ मेरे सामने आएगा मैं शेयर करूंगा। अब मेरा मकसद है जो ग्रुप में आपके साथ शेयर होना, वो कुछ ऐसे एलिमेंट शेयर हो जो आपकी लाइफ को एक स्टेप आगे बढ़ाए। किसी भी एज ग्रुप में हो आप, किसी भी माइंडसेट में हो आप, यू विल गो लाइक दिस डे बाय डे, राइट। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट नेक्स्ट फ्राइडे द सेम टाइम। थैंक्स मेगा, Thank you, थैंक्स sir. सुनीता, Thank you. थैंक यू कविता, Thank बाय you, everyone. Thank you. Bye.